नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम दिवाली के इस पावन पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी और समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति की ओर बढ़ते रहें। हमेशा अब तरक्की होती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं और माँ लक्ष्मी और महाराज कुबेर आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ और आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न वो हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और प्रश्न तो पीछे भी मैंने करवाए हैं, वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जब हम सभी का एनालिसिस करेंगे तो हम पाते हैं कि क्वेश्चन जो है वो लगभग ऐसे ही आ रहे हैं। अब ये एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, ऐसे ही 5-5 10 क्वेश्चन जो हैं वो केवल और केवल संख्याओं का चेंज किया है। कभी जहां आयतन पूछना था वहाँ त्रिज्या पूछ ली, कभी व्यास पूछ लिया। इस प्रकार से जो प्रश्नों को चेंज किया और कुछ नहीं है। ठीक है, बात वही है, चीज़ वही है। घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु, इन्हीं के ऊपर से जो है वो प्रश्न आगे कभी गोले से पूछ लिया तो कभी घनाभ से पूछ लिया, कभी इनको मिला के पूछ लिया तो कभी एक को दूसरे में बदल दिया, कभी दो को मिला के तीसरा बना दिया। इस प्रकार से जो है प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे हैं और सर्वप्रथम वो करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये आरपी से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये है कि एक शंकु, एक अर्धगोला एवं एक बेलन का आधार समान है। देखो क्या क्या बता रहा है, एक तो शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन, तीनों हो गए। इनके आधार समान है। मेन चीज़ ये है कि इनके आधार समान है, इसका मतलब इनकी त्रिज्या समान है। ठीक है ना, आधार समान है तो इसका मतलब इनकी त्रिज्या समान है। अच्छा, और उनके आयतनों का अनुपात, देखो आयतनों का अनुपात दे रखा है, वो ये दे रखा है। शंकु की ऊंचाई, अपन को निकालना क्या है, शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, इन तीनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये अपना लेक्चर भर्ती ग्रेड फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दे रखा है पहले तो वो लिखते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है कि अर्धगोला, बेलन, शंकु, अर्धगोला और बेलन और तीनों की त्रिज्याएं समान है। इसका मतलब देखो रेडियस ऑफ कोण ये भी आर है। ठीक है, और रेडियस ऑफ सेमीस्फेयर, ठीक है, ये भी आर है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी आर है। तीनों की त्रिज्या बराबर है। ठीक है ना, ये मैंने केवल केवल संकेत दिए हैं बस ये। ठीक है ना, कि भाई ये जो आर है ये किसकी होगी, कोण की होगी, ये किसकी होगी, सेमीस्फेयर की होगी और ये सिलेंडर की होगी। ठीक है, ये बराबर दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है अपने को। आयतनों का अनुपात दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ कोण वो दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोण रेशियो वॉल्यूम ऑफ सेमीस्फेयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3:2:1, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो मैंने जब ये पीछे क्लासों में मैंने बताया था कि जब आपको रेशियो दे रखा हो तो किसी भी कॉमन संख्या से गुणा करके जो दे रखे हैं वो चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यहाँ आयतनों का अनुपात दे रखा है तो अपन निकाल देंगे। तो देखो ये वॉल्यूम ऑफ कोण कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोण का जो फॉर्मूला लगाओ कितना होता है, कोण का वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, 1/3 पाई r², h ये तो होता ना 3x। अब ये r जो है ना ये कौन सी होगी, त्रिज्या सभी के लिए समान है तो अपन r ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण की त्रिज्या r है। अब यहाँ से अपने को क्या पूछा था, h क्या है, शंकु की ऊंचाई चाहिए ना, तो शंकु की ऊंचाई h निकालते हैं। ये क्या जाएगा, देखो 3 ये नीचे भाग में तो इस साइड चला जाएगा गुणा में 3x, और 3 को 3x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 9x कर देता हूँ सीधा ही, और बटे में कितना हो जाएगा पाई r²। यहाँ से h का मान निकाल लिया। ठीक है, दूसरा क्या है, सेमीस्फेयर का वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, भाई हमने किसी कॉमन संख्या से गुणा किया ना, तो ये 3x हो गया। ये तो कोण का तो वॉल्यूम तो हो गया 3x, और इस सेमीस्फेयर का वॉल्यूम जो हो जाएगा 2x, और ये रखेंगे यहाँ पर है, सेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³ और इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से एक r की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, देखो r जो है ये r³ है ना, इसको अपन ये लिख सकते हैं r² × r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, r की घात 3 हो जाएगी। अब अपने को तो क्या चाहिए, देखो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए, अनुपात में ये चाहिए ना, तो जो अनुपात में चाहिए वो निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ r का मान निकाल रहे हैं, तो ये जो है ये भाग में वो तो चला जाएगा गुणा में, तो 3 दूनी 6x
और बट्टे में कितना हो जाएगा 2πr²। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 ऊपर बचेगा 3x और बट्टे में 2, ये लिख देता हूँ सीधा 3x और बट्टे πr²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वो दे रखा है भाई x से गुणा किया तो x हो जाएगा, और इसके लिए फॉर्मूला जो वो कितना है πr² बराबर x। अब देखो इसमें h ये कोण के लिए h था, तो इसके लिए तो लिख देते हैं c और इसके लिए लिख देते हैं cy। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से cy की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी x बटे और πr²। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो इन तीनों का अनुपात चाहिए ना। तो h हाइट ऑफ कोण रेशियो रेडियस ऑफ सेमीस्फेयर रेशियो हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये चाहिए, इनका रेशियो चाहिए। अब देखो रख दो मान, इसकी वैल्यू कितनी है 9x बटे πr² रेशियो 3x बटे πr² रेशियो x बटे πr²। अब देखो πr² सभी में नीचे है, तो सब तीनों ही अनुपात में है, तो πr² से गुणा कर दें तो तीनों से कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9x अनुपात 3x अनुपात x आ जाएगा, और फिर x और कैंसिल हो जाएगा सभी में, तो 9:3:1 ये आ जाएगा इनके शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 9:3:1 आ जाएगा। बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो ये अपने को केवल उसके आयतनों का अनुपात दे रखा था, त्रिज्याएं समान दे रखी थी, और फिर कह रहा था कि शंकु ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई इसका अनुपात अपने को पूछा था। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना, इसमें क्या दे रखा है, देखो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर क्रमशः भीतरी और बाहरी व्यास वाले एक खोखले गोले को गलाकर, गोला है खोखला है, ठीक है ना, उसका देखो भीतरी व्यास है वो तो है 4 सेंटीमीटर, भीतरी बाहरी व्यास है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको पिघला करके गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब क्या है, एक गोला है उसको पिघलाया और फिर बनाया गया है कि शंकु। ठीक है, अब देखो गोला कैसा है, गोला है आपका खोखला, तो खोखले गोले में बाहरी व्यास और अंत व्यास और बाहरी व्यास दे रखे हैं, इसका मतलब अंत त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या भी होगी। तो बाहर जिसको मैं अंत त्रिज्या R1 लिख देता हूँ वो तो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अंत व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो अंत त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और बाहरी त्रिज्या हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले को पिघलाया गया है, और ये क्या है, गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला एक शंकु बनाया गया। तो शंकु का जो रेडियस है वो लेते हैं, शंकु का व्यास तो दे दिया अपने को कितना 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखें, R1 गोले की अंत त्रिज्या, R2 गोले की बाहरी त्रिज्या, और ये जो R है ना, ये कहाँ कहाँ में ली है, ये लिए शंकु का जो व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का जो आधार बनेगा ना उसकी त्रिज्या अपने R ली है। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई पूछी है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि गोले को पिघलाया शंकु बनाएगा, प्रश्न इसी रूप में ज़्यादा आ रहे हैं कि कभी गोला पिघलाएगा, कभी शंकु बनाएगा, कभी पांच शंकु ले लिए उससे बेलन बना दिया, इस प्रकार के प्रश्न ही अपने पास आ रहे हैं। तो देखो धातु वही थी, गोले में थी वही धातु, क्या है उसमें शंकु में लगी, इसका मतलब दोनों का आयतन तो बराबर होना है। तो देखो शंकु का आयतन तो क्या हो जाएगा πr² H 1/3 πr² H, ये तो होगा, और गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr² माइनस R1 क्यूब, क्योंकि खोखले गोले का आयतन निकालने का पहले फॉर्मूला बताया था कि खोखले गोले के अंदर 2 गोले बनेंगे, एक बाहर वाला गोला बनेगा, एक अंदर वाला गोला बनेगा, तो बाहर वाले में से अंदर वाले गोले के आयतन को घटा देंगे तो अपने पास खोखले गोले का आयतन आ जाएगा। तो 4/3 πr² माइनस R1 क्यूब, जहाँ R2 गोले की बाहरी त्रिज्या है, R1 गोले की अंत त्रिज्या है। रख दो सारे मान, जो कटे वो तो कैंसिल कर दो। देखो 3 का दोनों तरफ 3 से गुणा करें, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब देखो R का मान, ये क्या है, R कौन है, R है शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 4 4 चौके 16 गुणा H, और फिर 4 है ही, और देखो R2 कौन है, R2 जो आपका गोला था उसकी बाहरी त्रिज्या है, तो 4 की घात 3 और 4 की घात 3 करोगे तो 4 चौके 16 16 चौके 64, और माइनस R1 कितना 2, तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, 16H बराबर हो जाएगा 4 गुणा 64 में से 8 हटाओगे तो बच गए 56। ठीक है, और H का मान निकालना, तो H बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 56
और बटे में 16, 4 चौक 16 और फिर ये 4 से और कट जाएगा तो ये आ जाएगा 14 चौक 56। तो अब उसकी ऊंचाई जो है शंकु की वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई आएगी। मतलब ये हुआ कि ऐसा अगर कोई गोला है और उसको पिघलाएंगे तो 8 सेंटीमीटर व्यास का अगर शंकु बनाओगे तो वो शंकु जो हो 14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। 12 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवर्तीय बेलन व्यास दे रखा है। ठीक है, लंबवर्तीय बेलन जल से अंश तक भरा हुआ है, मतलब जल से भरा हुआ, वो कितना भरा हुआ, आधा होगा, ठीक है, आधे से ज़्यादा हो, कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। यदि इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो दिया जाता है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, मैं एक चित्र बनाता हूँ छोटा सा, कि ये बन गया अपने पास एक बेलन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पानी का भरा हुआ, ये अंश तक भरा हुआ, मतलब यहाँ तक मान लेते हैं, बस चलो यहाँ तक मान लेते हैं, ये पानी का यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक है, और फिर इसमें क्या किया कि इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाल दिया। गोला डाल दिया तो पानी पहले यहाँ तक था और गोला डालने के बाद में पानी चला गया यहाँ तक। ठीक है, पहले यहाँ तक था, अब गोला डालने के बाद पानी चला गया यहाँ तक। तो बेलन में जल की सतह कितनी ऊंचाई से उठ जाएगी, तो जल की सतह पहले यहाँ तक थी और अब यहाँ तक उठ गई। ठीक है, बस ये पूछा अपने को कि कितनी ऊंचाई तक उठेगी। अब कितनी ऊंचाई तक उठेगी, अब ध्यान से देखो कि गोला हमने डाला, गोला डाला तो यहाँ तक का जो पहले पानी का तली तो था, फिर पानी चला गया यहाँ तक। तो देखो यहाँ इतना सा जो है ना, ये फिर से क्या बन गया, एक बेलन ही बन गया क्या, जिसकी त्रिज्या तो ये हो जाएगी, जो इस बेलन की त्रिज्या वही हो जाएगी और इसकी ऊंचाई वो हो जाएगी जो ये पानी कितना उठा है। मान लेते हैं कि पानी जो है ना वो h ऊंचाई तक उठा है। ठीक है, पानी h ऊंचाई उठा है तो ये इस h का मान तो निकालना है। तो देखो ये उठे हुए जल का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, जहाँ r क्या है, r है उस बेलन की त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो पानी जो उठा है उसका आयतन आएगा, ये आयतन किसके बराबर होगा भाई, गोला डालने पर ही तो उठा, तो जो गोले का आयतन है वही तो इस पानी का आयतन होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर जो है ना वो यहाँ आर है वो है गोले की त्रिज्या। ठीक है, ये आर जो है ये है बेलन की त्रिज्या और ये गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो मान रखेंगे, उसमें ध्यान रखना अपने को। अब देखो दोनों तरफ पाई से तो पाई कैंसिल। ठीक है, ये आर कौन है, ये आर है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या दे रखी है क्या, देखो 12 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवर्तीय बेलन, तो बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है ना वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, ये तो जाएगी बेलन की त्रिज्या। और जो गोला जो दे रखा है उस गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, बेलन की त्रिज्या चाहिए ना, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 6 गुणा 6 स्क्वायर, इसलिए 6 गुणा 6 लिख दिया, गुणा में h और 4/3 और r की घात 3, ये कौन है r, ये गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 गुणा 3 और गुणा 3, ये 3 से 3 तो कट गया और हमें h का मान चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और ये भी 36 होगा, 36/36 से लेके 1, तो पानी जो है ना वो 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न है। अब देखो आगे छोटे छोटे प्रश्न है, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा, नहीं तो 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना, 1 मिनट क्या 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना इनमें। अब देखो आगे 20 सेंटीमीटर व्यास के एक गोलार्ध पर शंकु रखा है। देखो क्या कह रहा है, एक गोलार्ध है, ये गोलार्ध हो गया अपना अर्धगोला। ठीक है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को 20 व्यास दे रखा 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। शंकु रखा है, यदि शंकु के पंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई पंदे के व्यास की दोगुनी हो तो दोनों पिंडों का सम्मिलित आयतन ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, एक शंकु रख दिया गया इस प्रकार से, इसके ऊपर बन गए। ठीक है, और क्या कह रहा है साथ में कि शंकु की त्रिज्या और इस गोलार्ध की त्रिज्या तो बराबर है। ठीक है, और जो ये ऊंचाई है ना इस शंकु की, वो क्या कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है, त्रिज्या की दोगुनी है, पेंदे के व्यास की दोगुनी है। व्यास कितना 20 है ना, तो 20 की दोगुनी कितनी हो जाएगी 40, त्रिज्या का नहीं व्यास का बता रहा है ये। ठीक है, और व्यास दोनों का है बराबर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, दोनों की त्रिज्या व्यास 20 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या व्यास है वो दोनों का बराबर है, तो दोनों की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का व्यास है वो समान है, 20 सेंटीमीटर व्यास के गोलार्ध के ऊपर शंकु रखा, शंकु के पेंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर है। ठीक है ना, ये आधा गोला इसके ऊपर शंकु रखा, शंकु का जो व्यास है वही गोले का व्यास है, दोनों का व्यास बराबर है। तो कह रहा है कि त्रिज्या वो तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और साथ में कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई पेंदे के व्यास की दोगुनी है, ऊंचाई जो व्यास की दोगुनी है न कि त्रिज्या की। ठीक है ना, यहाँ पढ़ना जरूरी है ध्यान से, तो व्यास की दोगुनी है, तो व्यास 20 था तो 20 का दोगुना कितना हो गया 40 हो गया। अब दोनों पिंडों का सम्मिलित आयतन ज्ञात करना है, तो ये जो पूरा एक पिंड बन गया ना, इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, देखो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है। और फिर ये शंकु भी तो है, इसका आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो पूरे का आयतन आ जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। एक तो 1/3 कॉमन है और एक पाई कॉमन है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 2 और देखो ये आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, दोनों में आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या दोनों में समान ही है। ठीक है, आर दोनों में सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब बच गया कितना, ऊपर तो बच गया 2 और एक बच गया आर। ठीक है, और यहाँ से 1/3 भी बाहर आ गया, पाई आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, एक बच गया एच। 1/3 पाई का मान 22/7 है और आर का मान कितना है, त्रिज्या 10 है ना, तो 10 गुणा 10 और 2 गुणा आर का मान 10 और प्लस एच का मान कितना है 40। तो ये कितना हो जाएगा 22/21 और 22 हो गए। ठीक है, और गुणा में 10 दूनी 20 और ये हो गए 60। ठीक है, कुछ कटे वो तो काट दो, 3 से कटेगा 3 7 21 और 20 या 60 और कुछ कटेगा नहीं, तो 44,000/3 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 44,000/3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये पाई के रूप में पूछे तो पाई को छोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है पाई के रूप में दे रखा हो तो पाई को छोड़ देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पीछे एग्जाम्स में आए हुए थे, सारे आरपीएससी द्वारा पूछे गए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो किए पढ़ने। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो है ना ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो एक क्वेश्चन है अपना, 4 हो गए तो 5 क्वेश्चन है कि लकड़ी के एक डिब्बे की माप, लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहाँ पर लकड़ी के एक डिब्बे की माप है, ये बाहरी माप लिख दो इसको। ठीक है ना, बाहरी माप है, बाहरी माप 20 बाई, मतलब बाहर से उस लकड़ी के डिब्बे को नापा गया है, जिसमें की लंबाई बाहर से 20 सेंटीमीटर और बाहर से चौड़ाई उसकी 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से बक्से को अगर बनाएंगे तो उसका आयतन ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो पहले तो लिखता हूँ मैं, जो 13 ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं है और ये पर्सन भी अपना आया हुआ है। देखो बक्से की बाहरी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और लकड़ी की मोटाई कितनी है, लकड़ी की मोटाई वो दे रखी है अपने को 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बक्से की अंतः लंबाई यानी अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, बक्से की बाहर की जो लंबाई दे रखी है उसमें से अंदर जो मोटाई है वो दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो भीतर का जो बक्से की जो भीतर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो वो क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी ना भाई। बक्सा जो था वो इस प्रकार से था। ठीक है, अब यहाँ से उसकी बाहर की ये था इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी लंबाई दे रखी थी कितनी 20, तो इसकी 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, चारों तरफ 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो अंदर की उसकी लंबाई कितनी बचेगी फिर 18 तो बचेगी। और इसी प्रकार से चौड़ाई जो वो बाहर की 12 थी तो अंदर कितनी बचेगी 10 बच जाएगी। और ऊंचाई भी क्या है ऊपर से ऊंचाई वो भी नीचे से 1 सेंटीमीटर नीचे कम होगी, 1 ऊपर से कम होगी। ये ध्यान रखना कहीं ढक्कन रही दे रखा हो बक्सा तो उस समय केवल लकड़ी जो है वो नीचे से 1 सेंटीमीटर कम होगी, ऊपर से खुला है वो। ठीक है ना, ऊपर से कम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, उसने ढक्कनदार लकड़ी का एक बक्सा दे रखा है
ठीक है ना। बक्सा जब तक नहीं कहेगा कि ढक्कन है नहीं है तो अपने को ढक्कन मानना है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अंतर लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 में से 2 कम करो तो 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन पूछा है, तो लकड़ी का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 घना बनेंगे, एक बाहर का घना बढ़ेगा और एक अंदर का घना बढ़ेगा। बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दो तो क्या हो जाएगा कि बाहर वाले का आयतन निकालो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई है तो हो जाएगा बाहर वाले के लिए LBH, ठीक है ना, ई लिख देते हैं एक्सटीरियर, और माइनस LBH इंटीरियर, ठीक है। और ये रख दो सारी वैल्यू 20 गुणा 12 गुणा 8, मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाना है, ठीक है ना। बस मैं सीधा लिख देता हूँ कि बाहर वाला आयतन निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और माइनस अंदर वाला आयतन 18 गुणा 10 गुणा 6, तो ये कितना आ जाएगा 12 8 96, 96 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 1920, और ये कितना हो जाएगा 10 8 18 6 108, और 10 से गुणा करो तो ये हो जाएगा, घटा लो इसमें से 0 और 4 840 घन सेंटीमीटर। उस लकड़ी का जो आयतन है वो 840 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये प्रश्न था। ये प्रश्न तो खाली बस इसलिए बता दें क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न अपन ने पीछे बताया नहीं है। घनाभ जो है वो भी खोखला हो सकता है, खोखला बेलन भी था, खोखला गोला भी था, खोखले बेलन पर भी प्रश्न हो गया था, खोखले गोले पर भी हो गया था, खोखला या घनाभ भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकलते हैं भी। अब चलते हैं अपन आगे, और एक प्रश्न और है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो क्वेश्चन दे रखा है, वो है कि 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ठीक प्रश्न है, कितने घन बनाए जा सकते हैं। घनाभ की विमाएं दे रखी हैं और कह रहा कि इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन की अगर भुजा दे रखी होती ना तो बड़ा आसान होता, तुरंत घनाभ के आयतन में घन की भुजा का आयतन का भाग देते, लेकिन भुजा यहाँ नहीं दे रखी है, भुजा अपने को यहाँ निकालनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, कम से कम कितने घन बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो कम से कम कितने घन बनाए जाएंगे, तो ऐसा अगर प्रश्न आए ना तो घन की भुजा अपने को नहीं दे रखी है यहाँ, ठीक है ना। तो घन की भुजा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो घनाभ की जो विमा दे रखी है ना, इससे के निकालेंगे अपना HCF। इसका HCF जो निकालेंगे ना वही अपना क्या हो जाएगा, घन की भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले इसका 6 9 और 12 का HCF देखो, HCF, और वही अपना क्या हो जाएगी, घन की भुजा। भाई घन की भुजा निकालनी है तो घन की भुजा क्या हो जाएगी, इनका HCF निकाल लो। और सीधी सी बात है कि HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को पूर्णतः भाजित करे, ठीक है। तो या यूं कह दो कि तीनों में जो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या वही अपनी HCF होगी। तो 3 जो वो तीनों में कॉमन है, 3 से बड़ी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो ये अपना HCF हो गया। तो घन की जो भुजा वो कितनी हो गई, यानी घन की भुजा है वो कितनी आ गई अपने पास, 3 सेंटीमीटर आ गई। अब कोई दिक्कत है, यानी घनों की संख्या पूछी है तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, यानी 6 गुणा 9 गुणा 12 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये तो घनाभ का आयतन होगा, ये घन का आयतन होगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 चौक 24, तो 24 घन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न ये था। फिर एक प्रश्न और है, ये छोटा सा प्रश्न था, लेकिन जब ये प्रश्न सरकार के नहीं किए हुए होते हैं तो गड़बड़ कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये अपना 7वां प्रश्न है, 2 गोलों की त्रिज्या का योग, 2 गोलों की त्रिज्याओं का योग वो दे रखा कितना, 10 सेंटीमीटर, और आयतनों का योग तथा आयतनों का योग दे रखा है 880 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि 2 गोलों की त्रिज्याओं का योग दे रखा है ये, ठीक है, तथा उनके आयतनों का योग दे रखा है ये,
और कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। प्रश्न देखो ये समझो, ये कह रहा है कि R1 और R2 दो गोले, उनकी दोनों की त्रिज्या R1 और R2 है, उसका योग दे रखा है 10, ठीक है। और दोनों के आयतनों का योग यानी वो दे रखा है पाई 4/3 पाई R1 क्यूब, एक का तो योग आयतन और दूसरे का 4/3 पाई R2 क्यूब, योग है दोनों को आयतनों का, इसका योग दे रखा 880 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा क्या आपने को, पूछा है कि दोनों की त्रिज्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ R1 और R2 का मान योग दे रखा है, यहाँ R1 और R2 अलग अलग है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से R1 का एक का मान निकालो, वो इसमें रखो और सोल्व करो, फिर निकालो, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी बनेगी। मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ी सी अपन टेक्निक काम लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, ये तो बनेगा 880 घन सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। बस इस घन सेंटीमीटर पढ़ा रहे हैं, तो अभी इसी को सोल्व करेंगे। अपन ने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। बीजगणित थी अपनी, ये सर्वसमीका थी, और इसमें हमने पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ ए बी की जगह R1 और R2 है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 4/3 पाई R1 प्लस R2, ठीक है। और ए कोष्ट में जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और माइनस R1 R2 बराबर 880, ठीक है। और देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो मान है ना वो R1 प्लस R2 का है, और ये देखो क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 3ab कर दूँ, क्या दिक्कत हो गई भाई, 2ab मैंने जोड़ दिया, 2ab घटा दिया, तो घटाया वो एक ab तो ये था, माइनस का 2 ये हो गए, 3ab हो गया। अब इसको जो है ना वो इसको क्या लिख दूँगा मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूँगा और माइनस 3ab, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि 2R1 R2 तो जोड़ूंगा, 2R1 R2 घटाऊंगा, तो 4/3 पाई R1 प्लस R2, और ये बन गया अपने पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 और माइनस 3R1 R2 बराबर 880। 4/3 पाई और R1 R2 का मान कितना है, चलो पास में रख देंगे R1 प्लस R2, और इसको क्या लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस 3R1 R2 बराबर 880, ठीक है। अब रख दो सारे मान, 4/3 पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या का योग R1 प्लस R2 10, ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3R1 R2 बराबर 880। हमें तो ये चाहिए ना, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के साथ में जो भी गुणा में है वो तो जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वो नीचे चला जाएगा, तो 100 माइनस 3R1 R2 बराबर हो जाएगा 880 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और ये जो 4 गुणा 22 गुणा 10 ये आ जाएगा नीचे, जो नीचे था वो तो ऊपर चला गया आगे, और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। अब ये सारे कट जाएंगे, 2288 गुणा 10 880, ये कट जाएंगे, और ये कितना बचेगा, केवल 21 बचेगा। अब माइनस 3R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा 21, तो वो बच गया, और 100 आगे जाएंगे तो ये माइनस के 100 गए, प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लस में थे, आगे जाके माइनस में हो गए, तो माइनस 3R1 और R2 बराबर कितना हो गया 21 में से 100 घटाओगे तो माइनस 79, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा 79/3, ठीक है। तो ये अपना R1 और R2 का जो गुणनफल वो कितना आ गया 79/3 आ गया, ठीक है। तो ये पूछा था कि इनकी त्रिज्याओं का गुणनफल वो कितना आएगा, तो 79/3 आ गया। अगर पर्सन में ऐसे नहीं करते, जैसे R1 का मान ऐसे निकालते हैं, जैसे चलो R2 निकाल देते हैं 10 माइनस R1, तो फिर जो R2 है ना उसका मान आपको ये रखना पड़ता, ठीक है। तो भी बात वही बनती, क्योंकि घात 3 बनती और फिर कैलकुलेशन लंबी बढ़ती, बात वही थी। तो आपको थोड़ा सा काम इसमें करना है, हालांकि ये समझाने के लिए मैंने लिखा, नहीं तो फटाफट जो है वो इसका आंसर जो ऊपर निकाल दे, 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना पर्सन हो गया, एक बढ़िया पर्सन है, अच्छा पर्सन है। हालांकि राजस्थान में इस प्रकार पर्सन नहीं है, लेकिन अदर जो एग्जाम उनमें पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया पर्सन है ये, ठीक है। अब देखो अगला पर्सन, एक पर्सन और देखते हैं। वो है कि दो R1 व R2 त्रिज्या वाले
तथा बराबर ऊंचाई के शंकुओं को पिघलाकर एक बड़ी कैपिटल आर त्रिज्या वाले ठोस गोले के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, 2r1 व r2 त्रिज्या वाले तथा बराबर ऊंचाई के शंकुओं को पिघलाकर कैपिटल आर त्रिज्या का गोला बनाया जाता है। तो शंकुओं की ऊंचाई बताओ कितनी होगी? शंकुओं की ऊंचाई क्या होगी ये पूछा अपने को। ठीक है, मतलब ये दो शंकु थे, R1 और R2 त्रिज्या की ऊंचाई दोनों की बराबर है और इनको पिघला करके क्या बनाया गया था? एक बड़ी कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला बना दिया गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन दोनों का जो आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा। तो दो शंकु हैं, इनका आयतनों का योग कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर H 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। ये पहले शंकु की त्रिज्या R1 है इसलिए R1 आ गया, दूसरे की त्रिज्या R2 है इसलिए R2। ठीक है ना, ऊंचाई दोनों के बराबर है और बराबर 4/3 पाई R³ गोला बनाया गया है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर, तो दोनों शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। कुछ कटे वो कैंसिल कर दो। देखो 3 पूरे समीकरण से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट गए, पाई से पाई भी कट गया। ठीक है, अपने पास क्या बच गया? इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? एच कॉमन आएगा ना, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और बराबर क्या बच गया? 4r3। हमें एच का मान चाहिए 4r3 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यानी कई बार वो संख्या न दे करके और इस प्रकार से प्रश्न को भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न थे जो कि एच का मान पूछा था, तो दोनों के जो शंकु है उनकी ऊंचाई दोनों की बराबर है, तो दोनों के लिए एच का मान ये आएगा। ठीक है, अब देखो एक तो प्रश्न और करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:1 है तथा उसके व्यासों का अनुपात इसके व्यासों का अनुपात जो दे रखा वो दे रखा 5:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्या दे रखा अपने को, पहले तो जो दे रखा वो लिख दो। आयतनों का अनुपात, दो शंकु है ना, तो V1/V2 ये दे रखा है। दो शंकु का आयतन दे रखा है 4:1 और व्यासों का अनुपात इन D1, पहले का व्यास D1 ले लेते हैं, दूसरे का लेते हैं D2, ये दे रखा अपने को 5:4। ठीक है, और D1 व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, तो इसको अपन 2r1 बटे 2r2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना r1, पहले जैसे शंकु की त्रिज्या r1 है तो उसको डबल कर दें तो D1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5/4, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, मतलब ये हुआ कि अपने को त्रिज्याओं का जो अनुपात है ना वो कितना मिल गया? 5:4 मिल गया। और पूछा क्या है? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है भाई। H1 R1 H1 V1 ये तो पहले शंकु के लिए हो गए संकेत। ठीक है, और R2 H2 और V2 ये दूसरे शंकु के लिए हो गए। ठीक है ना, मैंने R1 और R2 ये H1 H2 जो है ना अपनी तरफ से लिखे हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि ये समझ जाना चाहिए कि R1 क्या है, H1 क्या है। मतलब R1 पहले शंकु की त्रिज्या, H1 पहले शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो ये दे रखा ना अपने को, रख दो इसमें क्या, पहले शंकु का आयतन V1 है तो इसका आयतन निकाल लेंगे, तो शंकु आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, और दूसरे का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 और बराबर 4/1 है। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और R1/R2 का मान कितना है? 5/4 है ना, तो अपन ये देखो इसको ही लिख सकते हैं कि भी R1/R2 का होल स्क्वायर और गुणा में H1/H2, क्योंकि दोनों
R1/R2 को एक साथ लिख दिया और H1/H2 एक साथ लिख दिया। अब देखो ये मान रखो, इसका R1 R2 का मान कितना है 5/4 है, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25/16, H1 H2 बराबर 4/1। तो H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा 16, वो तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, 16 चौक 64 और ये 25 नीचे आ जाएगा। तो H1/H2 का जो मान है, इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो आ जाएगा 64:25। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्नों में तो टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता करने में। ठीक है, बिल्कुल सीधे प्रश्न है ये। एक प्रश्न और देखते हैं, ऐसा ही प्रश्न और देखते हैं एक। देखो, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। हालांकि ये तो सीधा सा प्रश्न एकदम से। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्वेश्चन 10 अपना, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। ठीक है, 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या दे रखा, क्षेत्रफल अनुपात दे रखा ना, तो दो गोले हैं, तो एक गोले का आयतन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है ना, 4πr1²। त्रिज्या दोनों के अलग ले लेते हैं, 4πr2²। मतलब पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का जो आयतन दे रखा वो दे रखा 4:9। 4π से 4π कट गया। ठीक है, और R1/R2 का स्क्वायर बराबर हो गया 4/9। R1/R2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर आगे जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, है नहीं 4/9 का वर्गमूल। तो R1/R2 जो वो कितना आ गया 2:3 आ गया। ठीक है, आ गया। उसके बाद में उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात, तो पहले गोले का आयतन कितना होगा 4/3πr³। हालांकि ये सीधी सी बात है, 8/27 आना है, तो 4/3πr1³ और r2³। ये क्योंकि ये प्रश्न में करवा चुका है टाइप का, जहाँ घन करवाया था ना वहाँ पर मैंने बताई भी थी ये बात, तो घन से संबंधित मैंने प्रश्न करवाया था वहाँ। ठीक है, ये इनका आयतन पूछा है, तो देखो इनका आयतन निकालें तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कट, और अपने पास क्या बच गया, केवल R1/R2 का क्यूब बच गया है ना। और ये कितना है, R1/R2 का मान कितना है 2/3 ही तो है, तो 2/3 का करेंगे क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 8/2 की घात 3 तो हो जाएगा 8, और 3 का हो जाएगा 27, तो 8/27। तो घनों का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा 8:27 हो जाएगा। अगर घनों का दे रखा होता, त्रिज्याओं का पूछता, तो जो घनों का दे रखा ना, तो गोले के अंदर घनों का आयतन दे रखा, त्रिज्याओं का पूछ रहा है, तो सीधा उसका घनमूल निकाल दो। ठीक है, अगर क्षेत्रफलों का पूछ रहा है, तो घनों का दे रखा क्षेत्रफलों का पूछ रहा है, तो पहले इसकी त्रिज्याओं का निकालना पड़ेगा। त्रिज्याओं का निकालने के लिए इसका निकालोगे घनमूल, घनों का दे रखा तो घनमूल निकालेंगे। ठीक है ना, और वर्गों का, इसका क्षेत्रफल का दे रखा ना, तो वर्गमूल निकालेंगे। देखो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था, इसलिए हमने त्रिज्याओं का जो अनुपात निकालने के लिए यहाँ वर्गमूल निकाला। अगर हमें घनमूल दे रखा होता, आयतन दे रखा होता, तो त्रिज्याओं का अनुपात अपन घनमूल से निकालते। ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात घनमूल लेके निकाल देते, और फिर जो भी पूछता, तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात देगा आयतनों का अनुपात पूछ लेगा, आयतनों का देगा क्षेत्रफलों का पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर आयतनों का दे रखा है, क्षेत्रफलों का पूछ रखा है, तो पहले आयतनों का दे रखा है, तो आयतनों से अपन त्रिज्याओं अनुपात निकालेंगे। तो आयतन दे रखा है, तो आयतन वाले का घनमूल निकाल दो, वो त्रिज्याओं अनुपात आ जाएगा, और फिर त्रिज्याओं का स्क्वायर कर दोगे तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दो, वो त्रिज्याओं का आ जाएगा, फिर त्रिज्याओं का घन कर दोगे तो वो आयतनों का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न मैंने पीछे भी करवाए थे, घन वाले भी करवाए थे, और गोले के अंदर भी वही चीज़ काम करेगी। तो आज की इस क्लास में अपनी यहाँ 3D होती है कंप्लीट। कल अपन एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।